एक रॉकेट, एक लड़का और पहली मून लैंडिंग। लेखक क्रिस गैल। आज चांद निकला हुआ है। कल सुबह 3 बहादुर लोग एक बहुत बड़े रॉकेट के अंदर बैठेंगे, स्पेस में जाएंगे और मून पर पहुंचेंगे और पहली बार लोग उस पर चलने की कोशिश करेंगे। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। एस्ट्रोनॉट अपने मिशन के लिए तैयार हैं और मैं भी। कई हफ्तों पहले से ही मैंने अपना रॉकेट भी बनाना शुरू किया था। मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ा क्योंकि हर चीज को बिल्कुल परफेक्टली फिट होना चाहिए, वरना ये उड़ेगा नहीं। हमारे घर का जो टीवी है उसकी स्क्रीन में कोई रंग नहीं है, बस सफेद और काला। और जो उसकी पिक्चर है वो कभी कभी हिलती है, कभी कभी बर्फ की तरह लगती है। रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन के लिए बहुत ध्यान से तैयारी कर रहे हैं। उन्हें एक बहुत ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होगी अर्थ को छोड़ने के लिए। मून रॉकेट का जो मेन इंजन है वो 1.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट रखता है। इसका मतलब ये है कि वो एक इंजन अकेला 1.5 मिलियन पाउंड्स को हवा में ऊपर उठा सकता है। लेकिन जो रॉकेट है वो तो 6.2 मिलियन पाउंड्स का है, लगभग उतना जितने की 400 हाथी होते हैं। इसलिए उसे ऊपर जाने के लिए 5 इंजन्स की जरूरत होगी। और जो बहुत बड़ा वाला रॉकेट है जिसे एस्ट्रोनॉट्स चांद पर लेकर जाएंगे उसका नाम है सैटर्न 5। इसकी ऊंचाई है लगभग 363 फीट यानी 363 फीट। जब मैंने अपना रॉकेट बना लिया तो मैंने भी जंप करके ये जानने की कोशिश की कि अगर मेरा रॉकेट ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर उड़ेगा। लेकिन मैं तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे ही आ गया था। सैटर्न 5 रॉकेट के 3 सेक्शन होते हैं या फिर 3 स्टेजेस होती हैं जो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। और इसके हर इंजन के सेट में एक अलग रॉकेट की तरह काम करने की क्षमता होती है। जब एक स्टेज प्रोपेलेंट से अलग हो जाती है तो वो पीछे छूट जाती है और सैटर्न 5 और हल्का हो जाता है। एक हल्का रॉकेट जिसे लेस प्रोपेलेंट की ज़रूरत होती है वो और दूर तक जा सकता है, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनका स्पेसक्राफ्ट होता है और उनका मून लैंडर होता है। जब पहली स्टेज प्रोपेलेंट से अलग हो जाती है तो वो पीछे छूट जाती है और ओशन में गिर जाती है। ऐसा ही दूसरी स्टेज में भी होता है। और तीसरी स्टेज में जो पेलोड है वो स्पेस में चला जाता है और मून तक पहुंचता है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में इन स्टेजेस को इकट्ठे मिलाया जा रहा है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में, एक बहुत ही बड़ी क्रेन की मदद से। ये क्रेन कम से कम 5 लाख पाउंड का वजन उठा सकती है। मैं भी अपने रॉकेट को बाहर लॉन्च पैड पर लाया। मेरा रॉकेट छोटा है लेकिन फिर भी मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत महीनों पहले जब ये असेंबल हुआ था तो सैटर्न 5 को भी लॉन्च पैड पर लाया गया था। एक बहुत बड़ी मशीन जिसे क्रॉलर कहते हैं वो इस रॉकेट के नीचे थी और जो इसे लॉन्च टावर तक लाई थी। ये बहुत ही धीरे धीरे चलती है और इसे लॉन्च पैड तक लाने में 6 घंटे लगे थे। सैटर्न 5 का इंजन प्रोपेलेंट को बर्न करके यानी जलाकर थ्रस्ट को क्रिएट करता है। जो गर्म गैसेस होती हैं जो कि उसके जायंट नोजल्स से निकल रही होती हैं वो रॉकेट को ऊपर हवा में जाने में मदद करती हैं। पहली स्टेज में इंजन्स केरोसिन और ऑक्सीजन के एक मिक्सचर को बर्न करते हैं।
जो ऊपर की 2 स्टेजेस होती हैं वो ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को जलाती हैं, जो बहुत हल्की और विस्फोटक गैस है। मेरा रॉकेट पानी को प्रोपेलेंट की तरह यूज़ करेगा। मैंने टैंक को भरा और फिर मैंने पंप से उसमें हवा भी भरी। जब हवा उसमें स्क्वीज़ होती है तो उसे कंप्रेशन कहते हैं, और वो कंप्रेस्ड हवा पानी को बाहर निकलने के लिए फोर्स करती है, जिससे थ्रस्ट बनती है और रॉकेट हवा में ऊपर उड़ता है। लॉन्च वाली सुबह को मैंने अच्छा सा नाश्ता किया, अंडे बेकन का और मेरे फेवरेट ड्रिंक टैंग का। अब काउंटडाउन शुरू होने वाला है। मुझे अपने छोटे छोटे एस्ट्रोनॉट्स को बिठाना होगा। सैटर्न 5 के जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्होंने भी सुबह सुबह अपना नाश्ता कर लिया है। अब उन्हें एक स्पेशल रूम में भेजा गया है, जहां पर वो अपने स्पेशल सूट्स पहनेंगे और वहां उन्हें मदद की ज़रूरत होगी। उनके स्पेशल सूट केसेस में ऑक्सीजन है, जो उन्हें स्पेस तक सेफली पहुंचाने में मदद करेगी। लिफ्ट ऑफ से 3 घंटे पहले वो लॉन्च टावर के पास गए और वहां से उन्होंने सैटर्न 5 के ऊपर तक जाने के लिए एलिवेटर ली। ये ज़मीन से बहुत ऊपर है। अब लॉन्च का समय हो गया है। मैंने पूरे एरिया को सेफ्टी के लिए चेक किया। कोई ब्रांचेस, कोई वायर्स नहीं, चेक। आसमान में कोई पक्षी नहीं, चेक। मेरे भाई ने मुझे बताया कि लॉन्च पैड रेडी है। जो लोग एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक जाने में और वहां से वापस आने में मदद करते हैं, वो एक बिल्डिंग में बैठते हैं जिसका नाम है मिशन कंट्रोल, और जो ह्यूस्टन टेक्सास में है। वहाँ से वो एस्ट्रोनॉट से बात कर सकते हैं और उनके स्पेसक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स को चेक कर सकते हैं, जिसमें वो रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे टेलीमेट्री कहते हैं। क्योंकि अर्थ हमेशा घूमती रहती है, इसलिए रॉकेट को भी पहले घूमते रहना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें पूरे वर्ल्ड के ऊपर एंटेनास लगाने होंगे, शिप्स के ऊपर और प्लेन्स के ऊपर भी। मेरे भाई ने कंफर्म किया कि हम लॉन्च के लिए तैयार हैं। चांद पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उड़ जाओ। चांद पर जाने के लिए सैटर्न 5 को बिल्कुल सही दिशा में जाना होगा, क्योंकि चांद तो हमेशा अर्थ के साथ चारों तरफ घूमता रहता है और एक जगह पर नहीं रहता। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे अगर मेरा भाई एक बॉल हवा में उछाले और मैं उसी उड़ती हुई बॉल के ऊपर एक पत्थर को टच करने की कोशिश करूं। जब एस्ट्रोनॉट्स धरती का चक्कर लगा रहे होते हैं, तब वो अपने सारे सिस्टम को चेक करते हैं कि उनके सभी इक्विपमेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। स्पेसक्राफ्ट की दिशा और स्पीड को नीचे से चेक किया जाता है, जिसे नेविगेशन और गाइडेंस कहते हैं। मिशन कंट्रोल के रिजल्ट्स को चेक करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, जिसे सेक्सटेंट कहते हैं, जिससे उनकी पोजीशन को ढूंढने में उन्हें हेल्प मिलती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कई सालों पहले सेलर्स करते थे ओशंस में अपना रास्ता ढूंढने के लिए। जब 2 बार वो धरती का चक्कर लगा चुके होते हैं, तब तीसरी स्टेज को रीइग्नाइट किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए और मून तक भेजने के लिए। 3 दिनों में मून की ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं अपने स्पेसशिप के हैच में जाकर बैठ गया। जब तक मैं चांद पर पहुंचूंगा, यही मेरा घर होगा। मैं अपने साथ खाना, पानी और पावर लेकर आया हूँ, और मेरे पास एक टैंक का जार भी है। जो व्हीकल एस्ट्रोनॉट्स को और मून लैंडर को मून तक लेकर जाता है, वो 2 पार्ट्स में बना होता है। पहला सर्विस मॉड्यूल, जिसके साथ एक बड़ा इंजन होता है, और दूसरा द कमांड मॉड्यूल, जो एस्ट्रोनॉट्स जिसके अंदर रहेंगे और फिर उसी में ही अर्थ पर वापस आएंगे। और एस्ट्रोनॉट्स ने उस व्हीकल का नाम रखा है
कोलंबिया। कमांड और सर्विस मॉड्यूल्स छोटे घर की तरह होते हैं। इनमें वो सब चीज़ें होती हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जर्नी में चाहिए होंगी, जैसे खाना, हवा, पानी और पावर। और वो उन्हें स्पेस की ठंड से भी बचाते हैं। सर्विस मॉड्यूल में जो सेल्स होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी आती है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बैटरीज को चार्ज करती है। फ्यूल सेल्स में बहुत सारा पानी भी होता है जो एस्ट्रोनॉट्स के पीने के भी काम आता है और स्पेसक्राफ्ट को ठंडा रखने के भी काम आता है। कमांड मॉड्यूल मून पर लैंड करने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है। उसके लिए एक अलग से लैंडिंग व्हीकल बनाया गया है जिसका नाम लूनर मॉड्यूल है, जो कि थर्ड स्टेज रॉकेट के ऊपर बिल्कुल सेफ्टी से टक किया गया है। एस्ट्रोनॉट्स ने उसका नाम रखा है ईगल। एस्ट्रोनॉट्स एक्सप्लोजिव्स को इग्नाइट करते हैं कोलंबिया को थर्ड स्टेज से फ्री करने के लिए। वो कोलंबिया को उल्टी तरफ घुमाते हैं बहुत सारे छोटे छोटे रॉकेट्स को यूज़ करके जो कि शिप के बाहर लगे होते हैं। उसके बाद वो रॉकेट्स की मदद से कोलंबिया की नोज़ को ईगल के टॉप में पुश करते हैं और ईगल को थर्ड स्टेज से बाहर निकालते हैं। अब ये दोनों क्राफ्ट कनेक्ट हो जाते हैं लैचेस से, जिसे कहते हैं डॉकिंग। अब एस्ट्रोनॉट्स एक शिप से दूसरी शिप पर जा सकते हैं और इकट्ठे मिलकर अब वो मून की तरफ जा रहे हैं। मैंने प्लास्टिक बैग से निकालकर अपने स्नैक्स खाए और टैंक को एक स्ट्रॉ की मदद से पिया। मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ कि मैं कुछ भी फैलाऊं नहीं, क्योंकि स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं है। अगर मैं कुछ भी फैलाता हूँ तो वो मेरे ही आसपास शिप में फ्लोट करेगा और स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एस्ट्रोनॉट सो सकते हैं जब वो सोना चाहें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आसपास स्पेसक्राफ्ट के अंदर इतनी सारी आवाज़ें होती हैं कि सोना मुश्किल है। वो जो खाना खाते हैं वो वैसे तो अर्थ के खाने जैसा ही है, लेकिन वो ड्राइड फॉर्म में होता है क्योंकि इससे उसका वज़न कम हो जाता है। और पीने का जो पानी है उसके लिए एक स्पेशल वाटर गन होती है जिसे खाने में मिलाया जा सकता है। अगले दिन मैंने अपने लूनर मॉड्यूल को जाना। मुझे अंदर और बाहर आने जाने के लिए एक सीढ़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है क्योंकि इसमें कोई सीट्स नहीं है, इसलिए हमें खड़े होकर ही खिड़की से बाहर देखना पड़ता है। ईगल के दो पार्ट्स हैं। नीचे वाले पार्ट का अपना इंजन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ईगल की स्पीड को स्लो करने में जब वो मून की सतह पर पहुंचता है। उसकी लेग्स को भी बढ़ा दिया जाता है और इसके राउंड पैड्स हैं इन केस अगर ग्राउंड बहुत सॉफ्ट हो तो। जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें भी एक इंजन है और एक रूम है जिसमें दो एस्ट्रोनॉट्स रुक सकते हैं। ये उन्हें मून की सरफेस पर लेकर जाएगा और उन्हें वापस कमांड मॉड्यूल में लाने में भी मदद करेगा। अब मेरा स्पेस सूट को पहनने का टाइम आ गया है। एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स किसी स्मॉल स्पेसशिप की तरह होते हैं क्योंकि मून पर तो एयर नहीं होती, इसलिए उनके पास एक स्पेशल बैकपैक होता है जिसमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और ठंडक के लिए पानी होता है। ये सूट कई लेयर्स से बना होता है। पहली लेयर में बहुत सारे ट्यूबिंग होती है जो पानी को कैरी करती है बॉडी को ठंडा करने के लिए। अगली लेयर हवा को अपने अंदर रखती है और सबसे बाहर की लेयर हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ ये सूट मूव करने में भी मदद करते हैं। जब कोलंबिया चांद के कई चक्कर लगा चुका है तब एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस एल्ड्रिन माइकल कॉलिंस को गुड बाय कहते हैं। माइकल कॉलिंस पीछे रहेंगे कोलंबिया में ही और उनके आने का इंतज़ार करेंगे। नील और बस ईगल पर चढ़ जाते हैं और हैच को बंद कर लेते हैं, कोलंबिया से अनडॉक हो जाते हैं।
चाँद पर उतरना आसान नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स को एक ऐसी जगह को ढूँढना है जिसका नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये कोई असली समुद्र नहीं है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है। वहाँ नीचे उतरने के लिए उन्हें ईगल को बहुत ही सावधानी से बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ थ्रस्ट के साथ नीचे उतारना होगा ताकि कहीं क्रैश ना हो जाए। एस्ट्रोनॉट्स ने अपने इंजन्स को फायर किया धीरे धीरे मून की सरफेस के पास लाने के लिए। मैंने अपने लूनर मॉड्यूल के मॉडल को एक धागे की मदद से नीचे भेजा। अगर लूनर मॉड्यूल नीचे बहुत तेज़ी से जाता है तो वो क्रैश हो जाएगा। अगर वो बहुत स्लो जाता है तो फिर उसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और फिर भी क्रैश हो जाएगा। इसलिए उसे बिल्कुल राइट एंगल पर, राइट टाइम पर, सही जगह पर उतारना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा कंप्यूटर ईगल को कंट्रोल करता है। जब वो मून की सरफेस के पास पहुंचते हैं, नील कंप्यूटर को गाइड करते हैं एक सेफ जगह पर उतरने के लिए और बहुत ही ध्यान से वो मून की सरफेस पर उतर जाते हैं। मेरा पूरा परिवार टीवी के आसपास बैठा है। हर कोई इतना नर्वस है कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा। तभी मुझे एक शैडो दिखती है स्क्रीन पर मूव करते हुए और टीवी पर मुझे सुनाई देता है, इंसान का एक छोटा कदम इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर पैर रखने वाले पहले आदमी बन चुके हैं। और तभी बज़ एल्ड्रिन भी लैडर से नीचे उतरते हैं। मैं अपने घर के चारों तरफ अपनी बड़ी-बड़ी छलांगों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सर के ऊपर चमकते हुए मून को देखकर मैं भी बिल्कुल असली एस्ट्रोनॉट की तरह घूम रहा हूँ। एस्ट्रोनॉट्स वहाँ चाँद पर 2.5 घंटे बिताते हैं। वो वहाँ पत्थर इकट्ठे करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स का सेटअप करते हैं। मून में अर्थ के अपेक्षा बहुत ही कम ग्रेविटी है, इसलिए एक एस्ट्रोनॉट को वहाँ इधर-उधर जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। वहाँ वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जंप करते हैं। लेकिन जल्दी ही घर जाने का समय हो गया है। अब उन्हें अपने बैकपैक मून पर ही छोड़ के जाने पड़ेंगे क्योंकि अब उन्हें उसकी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब उन्हें लूनर मॉड्यूल के लैंडिंग सेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसे भी वो पीछे ही छोड़ देंगे। नील और बस ईगल के इंजन को शुरू करते हैं और मून की सरफेस से ब्लास्ट ऑफ करते हैं। जल्दी ही वो बहुत ही ध्यान से ईगल को कोलंबिया से वापस डॉक कर देते हैं। वो अपने साथ रॉक्स और कुछ पिक्चर्स लेकर आए हैं। अब वो ईगल को भी अलग कर देते हैं और अर्थ की तरफ एम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उन्होंने अर्थ से मून की तरफ एम किया था। अब वो कोलंबिया की थ्रस्ट को यूज़ करके उस इंजन को मून के ऑर्बिट से निकालने में सफल होते हैं और उसके बाद वो जल्दी ही अर्थ की ग्रेविटी की तरफ चल पड़ते हैं। 3 दिन के बाद उनकी जर्नी खत्म हो जाएगी और फिर वो अपने घर के पास पहुंच जाएंगे। खाली ईगल अब धीरे धीरे मून की सरफेस पर गिर रहा है और फाइनली वो वहां गिरकर क्रैश हो जाएगा और एक क्रेटर बना देगा। जब कोलंबिया अर्थ के पास पहुंच गया है तो अब टाइम है सर्विस मॉड्यूल को गुड बाय कहने का। स्पेसक्राफ्ट के दोनों पार्ट्स एक बड़ी आवाज़ के साथ अलग हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स छोटे रॉकेट्स को फिर से यूज़ करते हैं कोलंबिया को वापस घुमाने में ताकि उसकी बड़ी राउंड हीट शील्ड अर्थ की तरफ पॉइंटेड हो। जब कोई ऑब्जेक्ट एयर से पास करता है बहुत ही हाई स्पीड पर तो उसके फ्रंट की जो एयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस और हॉट हो जाती है।
जब कोलंबिया अर्थ की एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है तो उसकी शॉक वेव बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसी सन की सरफेस। हीट शील्ड उन्हें बर्न होने से बचाता है। जो व्हीकल है उसे एटमॉस्फेयर के अंदर बिल्कुल राइट एंगल पर एंटर करना होता है, वरना वो स्पेस में कहीं खो सकता है। जब कोलंबिया ओशन की सतह से 10,000 फीट ऊपर होता है तब वो इतना स्लो हो जाता है कि उसके मेन पैराशूट उसके नोज से बाहर अपने आप निकल आते हैं और जल्दी ही वो बहुत ही सेफली सी पर एक बहुत बड़े स्प्लैश की आवाज़ के साथ लैंड करता है और उसके ऊपर जो बड़े बलून्स होते हैं वो कोलंबिया को बिल्कुल सीधा रखते हैं। एस्ट्रोनॉट्स सेफली अपने घर पहुंच चुके हैं। उन्होंने 500,000 माइल्स ट्रैवल किया है। इतनी दूर अभी तक कोई इंसान नहीं गया है। अर्थ पर बहुत सारे हजारों लोगों ने उन्हें मून पर जाने में हेल्प की थी और अब जल्दी ही बहुत सारी परेड्स होंगी, हग्स होंगी और खुशी के आंसू होंगे। आज के दिन तो मेरे पास इतनी थ्रस्ट है जितनी पहले कभी नहीं थी। वहाँ फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में एक नया रॉकेट बनाया जा रहा है और एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग हो रही है। अगला काउंटडाउन भी शुरू हो गया है और मेरे घर में भी अगला काउंटडाउन शुरू हो गया है। मेरी अगली जर्नी भी बस शुरू हुई है। 20 जुलाई 1969 को शाम को 9 बजे मैं अपने ब्लैक एंड वाइट टीवी के सामने बिल्कुल जमकर बैठा था। उस वक्त मैं इलिनॉइस के एक फार्म हाउस में रहता था। स्क्रीन पर जो डार्क शेप्स दिख रही थी उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल था और इंतज़ार लंबा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस वक्त लूनर मॉड्यूल की सीढ़ी चढ़ने वाले थे और मून पर कदम रखने वाले थे। उस समय मेरी लाइफ का पाथ भी बिल्कुल चेंज होने वाला था। उस वक्त मैं 7 साल का था। एस्ट्रोनॉमी और स्पेस ट्रैवल शुरू से ही मेरे सबसे पहले पैशन थे। मैंने अपोलो प्रोग्राम में बहुत सारे मॉडल्स बनाए थे। मैंने हर रात अपने फ्रंट यार्ड में बिताई अपने एंटीक टेलीस्कोप से आसमान को देखने में और इस उम्मीद में कि शायद मुझे कुछ ऐसा दिखेगा जो आज तक कभी किसी को नहीं दिखा हो। मैंने छोटे छोटे रॉकेट्स लॉन्च किए थे जो कि कंप्रेस्ड वाटर से प्रोपेल्ड होते थे। जब मैं 12 साल का था तब मैंने अपना पहला ऐसा रॉकेट बनाया था जो एक्चुअली में सॉलिड रॉकेट फ्यूल को यूज़ करता था। फिर आगे आने वाले सालों में मैंने कई ऐसे और रॉकेट बनाए जो बिल्कुल अलग अलग तरह के थे और फास्ट और ऊंचा उड़ने वाले थे। रॉकेटरी में मेरा इंटरेस्ट तो आज तक भी है। मैं खुद तो कभी स्पेस में नहीं जा पाया, लेकिन ज़मीन से ऊपर उड़ने का तरीका तो निकाल ही लिया। जैसे ही मैं इस लायक हुआ तो मैंने सबसे पहले अपना पायलट का लाइसेंस बनवाया और फिर मैंने अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट बनाया। एक मॉडल नहीं बल्कि एक असली प्लेन जो उड़ सकता था। मेरे पास अभी भी अपने रॉकेट हैं। कुछ पुराने हो गए हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं, शायद कभी उड़ेंगे नहीं, लेकिन उनमें से कई बहुत ऊंचाई तक उड़े थे। कुछ तो छोटे छोटे पीसेस में टूट गए थे, किसी के पैराशूट फेल हो गए थे और कुछ
ऐसी जगह गए कि कभी मुझे दोबारा दिखे ही नहीं। मुझे ऐसा सोचकर अच्छा लगता है कि शायद उनमें से कोई एक मून पर भी गया होगा।